नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्रालय के नए दफ्तरों का किया उद्घाटन। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नई संसद को लेकर दी जानकारी। यह भी बताया कि क्यों जरूरी है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का यूपी की जनता से वादा। बोले सरकार बनी तो 24 घंटे में 300 यूनिट बिजली करेंगे फ्री। योगी सरकार पर जमकर साधा निशाना। दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। कई इलाकों में परेशानियां भी बढ़ी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। जम्मू से पकड़े गए आरोपी ने उगला सच। बचपन के दोस्त हरप्रीत ने सुपारी देकर कराया था मर्डर। डबल मर्डर से दहला गाजियाबाद। सोते वक्त पिता और पुत्र की निर्मम हत्या। पुलिस ने जताई लूट के चलते हत्या की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को रक्षा मंत्रालय के नए कार्यालयों का उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा के इस प्रोजेक्ट में कार्यालयों का निर्माण किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि नई संसद और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। ये दोनों रक्षा कार्यालय दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीकी एवेन्यू में बने हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की नई वेबसाइट को भी लॉन्च किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस चीफ जनरल विपिन रावत और सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवाणे भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्रालय के इन नए दफ्तरों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, पीएम मोदी ने इस पर भी बात की। कि जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। अब देखिए, अब केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में बने ये आधुनिक ऑफिस राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हर काम को प्रभावी रूप से चलाने में बहुत मदद करेंगे। नए रक्षा कार्यालय परिसरों में सेना, नौसेना और वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के लगभग 7,000 अधिकारी काम कर सकते हैं। पीएमओ की तरफ से बताया गया था कि ये भवन आधुनिक होने के साथ साथ सुरक्षित भी हैं। पीएम मोदी ने जहां इन हाईटेक कार्यालयों की जरूरतों पर जोर दिया, पीएम मोदी ने जहां इन हाईटेक कार्यालयों की जरूरतों पर जोर दिया, वहीं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर निशाना साधने वाले लोगों को भी घेरा। कि जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। अब देखिए, अब केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में बने ये आधुनिक ऑफिस राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हर काम को प्रभावी रूप से चलाने में बहुत मदद करेगी।
वहीं रक्षा कार्यालयों के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि मौजूदा ऑफिस जिस जगह है वो 1 शताब्दी पुराने हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह ने जहां प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया, वहीं साफ किया कि रक्षा मंत्रालय को इन हाईटेक कार्यालयों की जरूरत क्यों थी। सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण आज से लगभग 1 शताब्दी पहले अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। राष्ट्रपति भवन के इर्द गिर्द जो भी हटमेंट्स हम देखते हैं वे दरअसल, जैसा पुरी जी ने बताया, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में बैरक थे, अस्तबल थे, और वह भी पूरी तरह से अस्थायी थे। परंतु कालांतर में यह अस्थायी व्यवस्था धीरे धीरे अस्थायी होती चली गई। वक्त के अनुसार बदलाव की जरूरत थी और इन बैरकों, हटमेंट्स में ऑफिशियल्स 70 वर्षों से लगातार काम करते चले आ रहे थे और बिल्डिंग्स इतनी जर्जर हो गई थी कि टूटने के कगार पर थी। कभी कभी तो मुझे भी इसकी शिकायतें रक्षा मंत्री होने के नाते प्राप्त हुई हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपने ही अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए अपनी काल्पनिक क्षमता के आधार पर इतना बड़ा यह फैसला किया है, जिसके परिणाम स्वरूप यह कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ है। नए रक्षा कार्यालय परिसर काफी एडवांस है। भवन संचालन के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना भी की गई है, जो दोनों भवनों की सुरक्षा और निगरानी करेगा। इन इमारतों की एक खासियत ये भी है कि इनके निर्माण में नई और टिकाऊ निर्माण तकनीक LGSF लाइट गेज स्टील फ्रेम का इस्तेमाल हुआ है। इस तकनीक की वजह से पारंपरिक RCC निर्माण की तुलना में निर्माण समय 24 से 30 महीने कम हो गया। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अब पूरी ताकत लगा दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लखनऊ में घोषणा की कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो 24 घंटे के भीतर 300 यूनिट प्रति घर बिजली मुफ्त कर देंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक एक आदमी महंगे बिजली बिलों से बहुत दुखी है। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से आम आदमी पार्टी को बेहद प्यार और सम्मान मिल रहा है, काफ़ी समर्थन मिल रहा है, और उसकी वजह है अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नेंस। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जिस तरह से काम किया है और उसी में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोग इस बात से बहुत प्रभावित हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में आज लोगों को बिजली के बिल 0 आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? लोग चमत्कृत हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, वो आके अपने परिवारों में बताते हैं कि हमको तो उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल इतने महंगे देने पड़ते हैं और दिल्ली में बिजली के बिल भरने नहीं पड़ते, वहाँ 0 बिल आते हैं। तो वैसे में आज मैं ये ऐलान करने आया हूँ आप सबके बीच कि उत्तर प्रदेश के भाइयों और बहनों से निवेदन भी है और उनके बीच में ऐलान भी है कि आपके वोट की ताकत पर उत्तर प्रदेश में भी बिजली के बिल 0 हो सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएं, केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनवाएं, और उसके बाद हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल 0 हो जाएंगे, मुफ्त हो जाएंगे। यानी कि 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल 0 आने लगेंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर यह व्यवस्था कर दी जाएगी। दूसरा, उत्तर प्रदेश का किसान बहुत दुखी है। उसकी फसल के दाम तो योगी सरकार ने बढ़ाए नहीं, लेकिन उसकी बिजली बहुत महंगी कर दी योगी जी की सरकार ने। तो आज मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से उत्तर प्रदेश के किसानों को भरोसा दिलाता हूं कि आप सब मिलके आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए और 24 घंटे के अंदर अंदर यह व्यवस्था कर दी जाएगी कि उत्तर प्रदेश के किसी भी किसान को खेती के लिए बिजली की कोई दाम नहीं देने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के हर एक किसान के लिए खेती के लिए बिजली के बिल 0 आएंगे, वो चाहे कितनी भी बिजली कंज्यूम कर रहा है। ये दूसरी बड़ी बात है। बीते 1-2 दिनों से भारी उमस के कारण लोग काफी परेशान थे, लेकिन तेज बरसात ने मौसम सुहाना कर दिया है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट।
दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज भी तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से किए गए पूर्वानुमान में बताया गया है कि दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश और गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोस्टल कर्नाटक, तमिलनाडु के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि यूपी के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश देखने को मिलेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में देर रात से ही बारिश जारी है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम ठंडा हो गया है। कई जगहों पर बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बन गई है। राजधानी में बुधवार को धूप निकली, जिसके कारण मौसम विभाग की ओर से जारी ऑरेंज अलर्ट वापस ले लिया गया। ऑरेंज अलर्ट की जगह मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया। बारिश की संभावना के कारण हवा में नमी का स्तर 62 से 95% तक बना रह सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में चक्रवात विकसित होने के कारण 18 से 19 सितंबर को ओडिशा और बंगाल के कई क्षेत्रों में बारिश, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में दिल्ली में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने के साथ शाम तक तेज बारिश हो सकती है। इसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश होने की वजह से अधिकतम तापमान में कमी आएगी और अधिकतम पारा 33 व न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं आज के लिए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या उनके ही बचपन के दोस्त हरप्रीत ने सुपारी देकर कराई थी। इस बात का खुलासा पुलिस ने किया है। पूरी रिपोर्ट देखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर मर्डर मामले का आखिरकार पश्चिमी जिला के ज्वाइंट टीम ने खुलासा कर ही दिया। इस मामले में जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार राजेंद्र उर्फ राजू से पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं। जिस मकान में त्रिलोचन की हत्या हुई उसे फरवरी महीने में 29,000 रुपए पर किराए पर लिया गया था। एडिशनल डीसीपी प्रशांत प्रिया गौतम ने बताया कि आरोपी राजू को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। अब इससे पूछताछ के बाद अब और इस मामले में आगे की गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि 9 सितंबर की सुबह त्रिलोचन सिंह की डेड बॉडी मोतीनगर थाना इलाके के बसई दारापुर के एक मकान में मिली थी, जो कपड़े और प्लास्टिक में पूरी तरह से पैक किया गया था। 8 तारीख को मिली करीबन शाम को, और ये खबर हमारे पास पहले शुरू में पास हुई थी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से कि यहाँ रमेश नगर में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। उन्होंने नाम उनका बताया कि त्रिलोचन सिंह वजीर हैं, जिनकी बॉडी वहाँ पड़ी हुई है। हाँ, क्योंकि हमारे पास एड्रेस कंप्लीट नहीं था और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन भी आई थी वो भी कंप्लीट नहीं थी, तो हमारी टीम्स ने इमीडिएटली वहाँ पे ढूंढना शुरू किया। फाइनली हमको वजीरपुर में एक घर लोकेशन जिसका एड्रेस है WZ 523 /24 सेकंड फ्लोर में एक बॉडी मिली। और वो घर जब हमने उसमें एंटर किया तो मकान मालिक जो था उससे खुलवा कर हमने उसको एंटर किया। वो मकान बंद था, उसमें से स्मेल आ रही थी और उसमें हमने FIR दर्ज करी 557/21। मीनवेल हमको ये भी कॉल आया था कि एक घर है जिसमें से इस तरीके से स्मेल आ रही है। पुलिस के मुताबिक त्रिलोचन सिंह की हत्या के पीछे की वजह मास्टरमाइंड हरप्रीत के मामा की 1983 में हुई हत्या बताई जा रही है। दरअसल 1983 में ट्रिपल मर्डर हुआ था, जिसमें हरप्रीत के मामा भी मारे गए थे और हरप्रीत को लगता था कि इस हत्याकांड में त्रिलोचन का हाथ है। वो मुख्यतः ये बता रहे हैं कि 1983 में एक ट्रिपल मर्डर हुआ था जम्मू के अंदर ही, जिसमें जो TS वजीर हैं, जो डिजीज हैं, वो गिरफ्तार हुए थे उसके अंदर, उस ट्रिपल मर्डर के अंदर। उस ट्रिपल मर्डर के अंदर ये लोग बता रहे हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम कुलदीप इलियास पप्पी था, जो कि हरप्रीत का मामा बता रहे हैं उसको। बट इसके अलावा भी बहुत सारे एंगल्स हैं इसके अंदर, हम किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं कर रहे हैं अभी राइट नाउ। तो एक ये है खबर जिसमें उसने इस तरीके से उसको उसके मामा को मारा, ये एक खबर है। वहीं इस मामले में हरप्रीत के साथ हरमीत और बल्ले भी शामिल हैं। उसकी धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है।
वहीं दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बलबीर सिर्फ उर्फ बिल्ला को जम्मू से गिरफ्तार किया है और बलबीर सिंह का कहना है कि उसकी पुरानी दुश्मनी थी और हत्या के समय वो मौजूद था। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट। अब बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां दोहरे हत्याकांड में बदमाशों ने एक बाप और बेटे की उस समय हत्या कर दी जब वो दोनों सो रहे थे। इस बात की आशंका जताई गई है कि लूट की नीयत से बदमाश घुसे थे और फिर उनकी हत्या कर दी गई। देखें पूरी रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। दरअसल यहां के ट्रॉनिका सिटी इलाके में बदमाशों ने बाप और बेटी की हत्या कर दी। वारदात के पीछे लूट की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। मामला गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के कसीम विहार इलाके का है। बताया जा रहा है कि सुबह होते ही लोगों को सूचना मिली कि उनके घर में वारदात हो गई है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। पिता का नाम नईम उल हसन है और बेटे का नाम उवैस है। पिता की उम्र तकरीबन 35 साल बताई जा रही है, जबकि बेटा 8 साल का है। नईम मूल रूप से संभल गांव थाना धनारी का रहने वाला है और करीब 7 साल से लोनी के कासिम विहार कॉलोनी में रह रहा था। नईम राम पार्क कॉलोनी में लकड़ी के पुराने फर्नीचर का काम करता था। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए गाजियाबाद के एसपी देहात डॉक्टर इराज राजा ने क्या कुछ बताया, चलिए सुनाते हैं। ये थाना ट्रोनिका सिटी रामपाल चौकी क्षेत्र की घटना है, जहां पर एक व्यक्ति नईम उल हसन जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी और उनके पुत्र जिसकी उम्र लगभग 7-8 वर्ष थी, इन दोनों का किसी ने धारदार हथियार से रात में या सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग इनके साथ मारपीट हुई और उसके बाद इनका गला रेता गया है। उसके कारण से अधिक रक्त बह जाने के कारण इन दोनों की ही मृत्यु हो गई है। दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें अभी तक इस तरह की चीज़ें लग रही हैं, कोई भी फोर्स एंट्री नहीं है या कोई भी लूट का प्रयास नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह से लग रहा है कि कोई जानने वाला ही व्यक्ति है जो कि अंदर बात करके एंट्री किया है। उसमें सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी हम केस को खोलेंगे और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में रंजिश का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि घर में किसी तरह की कोई लूटपाट की बात सामने नहीं आई है। पुलिस ने कहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।